हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चले हमारे अधूरे सफर को पूरा करने, छुपे हुए राज से पर्दा उठाने। क्या था हुस्न को छुपाने का कारण? तो चलो इस सफर का साथ साथ मजा लेते हैं। काला नकाब भाग दूसरा। वीरेंद्र के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वह कहां से आई थी? वह अचानक कहां चली गई? क्या सच में कोई अप्सरा थी जो एक पल के लिए धरती पर आई और फिर स्वर्ग लौट गई? या वह कोई सपना थी जो अब टूट चुका है? वीरेंद्र जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी सुंदरता दुनियावी नहीं थी। उसकी भीगी जुल्फें, चंदन की माला और उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ किसी स्वप्न लोक की तरह था। लेकिन अगर वह कोई स्वप्न थी तो फिर यह माला उसके हाथ में कैसे थी? वीरेंद्र ने अपनी हथेली खोली। चंदन की वह माला जो तारा नदी के किनारे भूल गई थी, अब उसके हाथ में थी। वे हल्की और कोमल थी, लेकिन उसकी भीनी भीनी सुगंध इतनी मोहक थी कि वीरेंद्र की सांसों में बसने लगी। ऐसा लग रहा था कि तारा की मौजूदगी अब भी इस माला में कैद थी। वीरेंद्र धीरे धीरे माला को अपनी उंगलियों से महसूस करने लगा। इसकी हर एक मोतीनुमा माला तारा के अस्तित्व की गवाही दे रही थी। उसके होंठों से बुदबुदाहट निकली। क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगा? यह सवाल उसके दिल को बेचैन कर रहा था। जंगल अब भी वैसा ही था, खामोश, शांत, रहस्यमयी। लेकिन वीरेंद्र के मन में एक अजीब सी हलचल थी। वह जानता था कि यह मुलाकात अधूरी थी। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। ये सोचते ही उसने माला को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक रहस्य था जिसे उसे हर हाल में सुलझाना था। राजकुमार वीरेंद्र जब अपने राज्य में लौटा तो वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन अशांत था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। महल की भव्य दीवारों के भीतर सब कुछ वैसा ही था। शाही वैभव, दास दासियों की चहल पहल, सभाओं की गूंज और संगमरमर की नक्काशियों से सजे महल के गलियारे। लेकिन वीरेंद्र के लिए अब इन सब का कोई मतलब नहीं था। वह जब भी अकेला होता चंदन की माला को अपनी हथेली में लेकर निहारता। वह माला अब उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि उस लड़की की यादों का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी भीनी भीनी खुशबू उसे बार बार नदी के किनारे की उस रहस्यमयी मुलाकात की याद दिलाती। वह लड़की कौन थी? क्यों इतनी सुंदरता के बावजूद वह मुझसे भाग गई? कहीं वह कोई जादुई शक्ति तो नहीं? इन सवालों ने वीरेंद्र की नींद तक छीन ली थी। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वह बस बात टाल देता। उसकी आंखों में एक अधूरी तलाश की बेचैनी थी। महल में सभी को महसूस होने लगा था कि राजकुमार का स्वभाव बदल गया है। वह पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करता, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता। यहां तक कि राजकीय मामलों में भी उसकी रुचि कम हो गई थी। राजा और रानी चिंतित थे। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र के साथ क्या हो रहा है। दास दासियां कानाफूसी करने लगी थीं कि शायद राजकुमार किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है। लेकिन वीरेंद्र किसी को भी अपनी बेचैनी का कारण नहीं बता सका। यह राज सिर्फ उसके दिल और उस चंदन की माला के बीच दबा हुआ था। इधर तारा भी परेशान थी। नदी के किनारे हुए उस अचानक हादसे ने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसका सबसे बड़ा राज लगभग खुल ही चुका था। उस दिन जब वह घबरा कर भागी थी, तब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उसकी असली पहचान किसी को पता न चल जाए। उसकी गहरी गोरी त्वचा, उसका स्वाभाविक सौंदर्य, जिसे उसके माता पिता सालों से दुनिया से छुपा कर रख रहे थे, अब किसी की नजरों में आ चुका था। वह शख्स कौन था? देखने में तो कोई राजकुमार लग रहा था। वह वहां क्यों आया था? क्या वह मुझे ही देख रहा था? यह ख्याल उसे और भी भयभीत कर रहा था। अब वह कई दिनों तक घर के भीतर ही दुबकी रही। उसने खुद को 4 दीवारों में कैद कर लिया। पहले वह जंगल में घूमने जाया करती थी। नदी के पास बैठकर घंटों पानी को बहते हुए देखा करती थी। लेकिन अब उसे बाहर जाने में डर लगने लगा था। उसने यह बात अपने माता पिता को भी नहीं बताई। उसे डर था कि अगर वह बता देगी तो वे उसे हमेशा के लिए घर में बंद कर देंगे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है। तारा का मन अब फिर से घबराने लगा था।
इतना समय बीत गया और वह खुली हवा में नहीं गई, नदी की ठंडी लहरों को महसूस नहीं किया। धीरे धीरे उसने अपना डर पीछे छोड़ना शुरू किया। अब वह फिर से आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकलने लगी। पहले तो वह बस आंगन तक जाती, फिर जंगल के किनारे तक, और कुछ दिनों बाद वह दोबारा उसी नदी के पास जाने लगी जहां वह हमेशा जाया करती थी। लेकिन उधर वीरेंद्र के लिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भले ही कई दिन बीत गए, लेकिन वह लड़की उसके दिल और दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं गई थी। एक दिन जब वह महल की ऊंची छत से आसमान की ओर देख रहा था, तो उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मुझे उसे फिर से खोजना होगा। मैं उसे दोबारा देखे बिना चैन से नहीं बैठ सकता। और यही सोचकर वीरेंद्र ने उसी जंगल में वापस जाने का निश्चय कर लिया, उसी नदी के किनारे जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। वीरेंद्र उसी जंगल में, उसी नदी के किनारे एक बार फिर लौट आया था। जिस लड़की की झलक ने उसके मन में हलचल मचा दी थी, आज वह उसी की तलाश में भटक रहा था। लेकिन उसे वह लड़की कहीं नहीं मिली। नदी के आसपास, झाड़ियों के पीछे, पेड़ों की छांव में, यहां तक कि जंगल के अंदर दूर तक जाकर भी उसने उसे ढूंढा, मगर हर जगह बस खामोशी थी। थक हार कर वीरेंद्र वहीं नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया, जहां कुछ दिन पहले वह लड़की मिली थी। उसने अपनी हथेली खोली। वह चंदन की माला अब भी उसके पास थी। वह उसे गौर से देखने लगा, उसकी छोटी छोटी मोतियों को छूने लगा। माला से उठती हल्की सी चंदन की खुशबू उसकी सांसों में उतरने लगी। क्या मैं उसे फिर कभी देख भी पाऊंगा? यही सोचते हुए वह नदी के बहते पानी को देखने लगा। नदी के उस पार तारा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसी जगह पर आकर बैठ गई जहां वह अक्सर आती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसका पूरा शरीर फिर से काले रंग से ढका हुआ था। वह नदी के दूसरे किनारे पर थी और उसकी नजर वीरेंद्र पर नहीं पड़ी। तारा को क्या पता था कि जिस इंसान से वह भागी थी, वह आज फिर से उसकी तलाश में आया था। वीरेंद्र, जो अब भी अपनी माला को निहार रहा था, अचानक उसकी नजर नदी के पार बैठी लड़की पर गई। लेकिन यह तो कोई और थी। जिस लड़की की वह तलाश कर रहा था, वह रूपवती, स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी, यह तो वह नहीं थी। इसके बदले वहां एक साधारण सी काले रंग की लड़की बैठी थी। यह कौन है? वीरेंद्र के मन में सवाल उठा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या यह वही जगह थी? क्या यह वही नदी थी? फिर वह लड़की कहां गई जिसे उसने देखा था? थोड़ी देर तक उसने उस काली लड़की को देखना जारी रखा, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया था। वह जिस उम्मीद से यहां आया था, वह पूरी नहीं हुई। उसने धीरे धीरे उठकर वहां से जाने का फैसला किया। उसी पल तारा की नजर वीरेंद्र पर पड़ी। जब वीरेंद्र उठकर जाने लगा, तब तारा ने अचानक उसे देखा। वह कुछ क्षण के लिए चौंक गई। यह तो वही राजकुमार है, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। उसका पूरा शरीर फिर से काले रंग से ढका हुआ था, इसलिए उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वह निश्चिंत थी कि वीरेंद्र उसे पहचान नहीं पाएगा। दूसरी ओर वीरेंद्र ने भी चलते चलते एक बार फिर नदी के उस पार बैठे लड़की की ओर देखा, लेकिन उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। यह वह लड़की नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने एक आखिरी बार उस काली लड़की को देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ गया। तारा भी बस उसे जाते हुए देखती रही। क्या यह मुलाकात सच में यहीं खत्म हो गई, या फिर किसी नए मोड़ की शुरुआत हो रही थी? तारा अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें वीरेंद्र को जाते हुए देख रही थीं। उसका मन बेचैन था। यह राजकुमार मुझे बार बार इस तरह क्यों देखता है? क्या इसे मुझ पर कोई शक हो गया है, या फिर क्या यह सच में मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? तारा का मन अजीब सी हलचल से भर गया। वह खुद को समझाने लगी, नहीं तारा, यह सिर्फ तेरा भ्रम है। वह तुझे क्यों देखेगा? तेरा असली रूप तो अब कोई देख भी नहीं सकता। तू अब वैसी नहीं दिखती जैसी उस दिन नदी में नहाने के बाद दिखी थी। पर फिर भी राजकुमार की आंखों में जो जिज्ञासा थी, वह तारा के मन को परेशान कर रही थी। वह जाने क्यों उसके बारे में सोचने लगी। वह कैसा होगा? उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वह अब भी उस दिन देखी गई लड़की को ढूंढ रहा होगा? अगर हां, तो वह उसे कब तक ढूंढता रहेगा?
तारा के मन में इन बेख्याली के सवालों की बाढ़ आ गई थी। वह धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में खोने लगी। नदी की ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी, पर उसका मन कहीं और था। शायद पहली बार किसी ने उसके मन में हलचल पैदा की थी। वीरेंद्र उस चंदन की माला को हथेलियों में कसकर पकड़े बैठा था। वह जितनी बार इसे देखता, उतनी बार उसके मन में वही चेहरा उभर आता। वही नदी के किनारे बैठी लड़की, जिसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था, जिसकी त्वचा चंदन की तरह चमक रही थी, जिसकी सुंदरता उसे इस कदर बांध चुकी थी कि वह चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। लेकिन अब बस यादें थीं और यह माला। अचानक वीरेंद्र के मन में एक विचार कौन था। अगर मैं इस माला के जरिए उस लड़की का पता लगा सकूं तो। ये कोई साधारण माला नहीं थी। इसके मन के चंदन के थे, जिनसे एक अनोखी खुशबू आ रही थी। वीरेंद्र ने पहले कभी ऐसी कोई माला नहीं देखी थी। यह माला आखिर आई कहां से? क्या इसे कोई खास कारीगर बनाता है? क्या यह किसी गांव में बनाई जाती है? वीरेंद्र ने तुरंत अपने कुछ खास गुप्तचरों को बुलाया। ये वही लोग थे जो गुप्त रूप से अलग अलग इलाकों में घूमकर खबरें लाने का काम करते थे। वीरेंद्र ने उन्हें वो माला दिखाई और सख्त आदेश दिया, इस माला का पता लगाओ। पता करो कि यह कहां से आई, इसे कौन बनाता है और इसे किसने खरीदा होगा। गुप्तचर सिर झुकाकर चले गए। अब वीरेंद्र खुद भी नदी के आसपास के गांवों में जानकारी इकट्ठा करने का फैसला कर चुका था। अगले दिन वह आसपास के गांवों और बाजारों में घूमता रहा। उसने बाजार में कारीगरों से पूछा, लेकिन किसी ने ऐसी माला के बारे में नहीं सुना था। उसने सुगंधित चंदन बेचने वालों से बात की, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। वह हर दुकान, हर गली, हर नुक्कड़ तक गया, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जहां जहां वह जाता, लोग उसकी बात सुनते और सिर हिला देते। नहीं राजकुमार, हमने पहले कभी ऐसी माला नहीं देखी। अब वीरेंद्र थक चुका था। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं, इसलिए वह फिर से उसी नदी के किनारे आकर बैठ गया, जहां उसने पहली बार उसे देखा था, जहां से उसकी बेचैनी शुरू हुई थी। माला अब भी उसकी हथेली में थी। वह उसे घूरता रहा, जैसे उसे जवाब वहीं से मिलने वाला हो। नदी का पानी शांत था, पर वीरेंद्र के मन में एक तूफान चल रहा था। क्या मैं कभी उसे फिर से देख भी पाऊंगा, या फिर वह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? वीरेंद्र नदी के किनारे बैठे बैठे सोच में डूबा था कि अचानक उसकी नजर फिर से नदी के दूसरे किनारे पर बैठी उस काली लड़की पर पड़ी। वही काली लड़की जिसे उसने पहले भी यहां देखा था, पर इस बार उसने गौर से देखा। वह बिल्कुल उस सुंदरी जैसी ही दिख रही थी, बस एक फर्क था, उसकी त्वचा गहरी काली थी। वीरेंद्र के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह वही लड़की हो सकती है? नहीं, ये कैसे संभव है? उस दिन जो लड़की मैंने देखी थी, उसकी त्वचा तो चांदनी जैसी गोरी थी, और यह फिर भी उसके हाव भाव, उसकी मुद्रा, उसके बैठने का अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। वीरेंद्र की जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उधर तारा ने भी देख लिया कि राजकुमार उसी की ओर आ रहा है। कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कहीं ये पहचान न लें कि मैं वही लड़की हूं? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठकर भाग जाना चाहती थी, जैसे पिछली बार भागी थी, पर इस बार उसने खुद को रोका। नहीं, बार बार भागने से शक और बढ़ जाएगा। उसने अपने डर को मन में दबा लिया और वहीं बैठी रही। पर वह महसूस कर सकती थी कि वीरेंद्र की आंखें उसे ध्यान से देख रही हैं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ना चाहता हो। अब दोनों के बीच सिर्फ नदी का बहता पानी था और उन दोनों के मन में उठते असंख्य सवाल। आगे क्या होगा? दोस्त, हमारी इस कहानी का सफर काफी लंबा है और तुम्हारे साथ ये सफर और भी हसीन हो गया है, मगर असली राज तो अभी खुलने बाकी है। ऐसे राज जो चौंका देंगे। हम साथ मिलकर हर मोड़ का मजा लेंगे। मैं इस सफर को आगे बढ़ाने जल्द लौटूंगी। मैं आपसे मिलने को बेताब रहूंगी। मुझे छोड़कर जाना नहीं। फिर मिलेंगे दोस्त। बाय।